नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। ये सम्मेलन कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की विशेष पहल पर आयोजित किया गया है। सम्मेलन का मकसद कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ जारी जंग में सदस्य देशों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना है। बता दें कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ये पहला मौका है जब उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में हिस्सा लिया है। बता दें कि सोमवार को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया। इस समय अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव एनएएम के अध्यक्ष हैं और इसीलिए उन्हीं की पहल पर इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के जरिए सदस्य देशों की कोशिश है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में आपसी तालमेल बिठाकर कदम उठाए जाएं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर हंदवाड़ा में एक बार फिर से सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला किया गया, जहां पर 3 जवान शहीद हो गए और एक आतंकी भी मारा गया। बता दें कि इससे पहले शनिवार रात हुई मुठभेड़ में आर्मी के कर्नल और मेजर सहित 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और अब भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। पंजाब के अमृतसर में 193 पाकिस्तानी लोग कल अटारी वाघा सरहद के जरिए पाकिस्तान जाएंगे। ये लोग भारत में घूमने के लिए आए थे, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से यहीं पर फंस गए। भारत सरकार के उठाए गए सराहनीय कदम के बाद अब ये लोग कल पाकिस्तान जा पाएंगे। हम 2.5 मंथ यहाँ रहे, हमारा वीज़ा 45 डेज का था। उसी बीच लॉकडाउन हो गया। हम सुन रहे थे कि बॉर्डर सील होने वाला है, तो हम करा रहे थे टिकट, लेकिन 20 को बॉर्डर सील हो गया। 24 को जाने वाले थे, 24 मार्च को जाने वाले थे, लेकिन 20 को बॉर्डर ही सील हो गया, तो वीज़ा बढ़ाना पड़ा। 2.5 मंथ हम यहाँ रहे हैं। अब अपने गाँव वापसी जा रहे हैं, मतलब वापसी जा रहे हैं। बस यही है कि अच्छे से पहुँच जाएँ अपने गाँव से। कैसा लग रहा है कि भारत सरकार द्वारा पहल की गई है? जितने भी पहले भी फंसे थे लोग 42, उनको भी पाकिस्तान भेजा गया। अभी 193 लोग, जिस आपके साथ में और भी लोग हैं जो पाकिस्तान जा रहे हैं लॉकडाउन में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमें। हमने भी जब सुना था 41 लोग गए हैं बंदे, उसके बाद ही हमने भी हाई कमिश्नर में रिक्वेस्ट की, तो वो बंदे हमारे कांटेक्ट में थे। हम थैंक यू करेंगे हाई कमिश्नर ऑफ न्यू दिल्ली पाकिस्तान का कि वो कल से हमारे राब्ते में हैं। प्रवासी मजदूरों के रेल किराए पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि अन्य राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौटने वाले मजदूरों को किराए की राशि प्रदेश सरकार लौटा देगी। हम सबसे पहले केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग, वहाँ चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी, ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। और एक बात और भी हम बता देना चाहते हैं, पिछले 40 दिन से लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें चली, तो उसके किराए को लेकर के सियासी घमासान भी शुरू हो गया। इस पर कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कहा कि इस वक्त भी नीतीश कुमार और सुशील मोदी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये बात पहले क्यों नहीं स्पष्ट हुई? पहले तो इनकी पूरा ढुलमुल रवैया था। पहले क्यों नहीं क्लियर किया कि रेलवे 85% किराया देने के लिए तैयार है और 15% ही प्रदेश को देना है? यह सरासर झूठ है। मैडम सोनिया गांधी जी के अनाउंसमेंट के बाद रेलवे खुलकर सामने आया। हम तो कहेंगे आज भी आप दीजिए ना 85%, कांग्रेस अपना हाथ पीछे खींच लेगी। हमें राजनीति नहीं करनी है। मकसद हम लोग का ये है कि जो अप्रवासी मजदूर हैं, जिनको आप बार बार इतना अपमानित
कर रहे हैं, ना उनके खाने का इंतजाम हो रहा है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनके प्रदेश में पहुंचा के उनका प्रॉपर वे से क्वारंटाइन होना चाहिए। लेकिन जिस प्रदेश से आप आती हैं, राजनीति करती हैं, आप सवाल वहीं से आ रहा है। नीतीश कुमार ने खुले तौर पे ऐलान किया है कि रेलवे का पूरा किराया हम देने को तैयार हैं। उनको जो छात्र आए हैं उनको एक पैसा नहीं लगा है, और उल्टे उन्होंने ये भी कहा है कि जो आएंगे उनको 500 रुपया हम अलग से देंगे, क्वारंटाइन की फैसिलिटी। देखिए सुशील मोदी जी और नीतीश बाबू, मुझे तो लगता है जिस तरह से ये स्टेटमेंट बदल रहे हैं तो मुझे नोटबंदी की स्टेटमेंट की याद आ रही है। पहले इन्होंने तो इतना रोना कि हम बुलाएंगे ही नहीं, हम स्टूडेंट को लेकर आएंगे ही नहीं, हम अप्रवासी मजदूर को बिहार लाएंगे ही नहीं। जब बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर पड़ा तब उन्होंने कहा कि भैया केंद्र जाने, अगर ट्रेन देगी तो सोचा जाएगा। जब ट्रेन दी गई तो उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि बिहार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो किराया दे सके, किराया आपको देना पड़ेगा। आज जब कांग्रेस ने और मैडम सोनिया जी ने कहा कि सारा भाड़ा देने के लिए हम तैयार हैं, कई एनजीओज ने ये कह दिया कि हम लोग भाड़ा देने के लिए तैयार हैं, तो आज उनको राजनीति सूझ रही है। अगर सही मायने में आज भी मैं कहूँगी कि अगर वह प्रवासी मजदूर के हमदर्द है, युवाओं के हमदर्द है, ये जो आप खाली लंबा हवा में फेंक रहे हैं कि हम क्वारंटाइन की सुविधा करके बैठे हैं, हम स्कूल को सैनिटाइज करके बैठे हैं। मैं नीतीश जी से पूछती हूँ, नीतीश बाबू मीडिया में आके आप ये बताइए, क्या आपके पास जो एडवांस थर्मामीटर है स्क्रीनिंग करने का वो है कि नहीं? आपके पास मास्क डॉक्टर्स को देने के लिए है कि नहीं? आपके सदर अस्पताल की तैयारी क्या है ये बताएं, क्योंकि हम लोग जो धरातल में देख रहे हैं, आप कहिएगा तो हम इतनी सारी फोटो ट्वीट कर सकते हैं कि जो इनकी सुविधा का ये गुणगान माइक पे कर रहे हैं वो धरातल में क्या है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने को लेकर चल रहे सियासी घमासान को लेकर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट घोषणा है कि बिहार से बाहर के जितने भी मजदूर हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जब वो बिहार लाए जा रहे हैं उन सब का खर्चा बिहार सरकार बर्दाश्त करेगी। धनवान पॉलिटिकल पार्टीज और व्यक्तियों से हमारा निवेदन है वो प्रधानमंत्री केयर फंड में और मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपनी राशि जमा कराएं। लेकिन सर, आप जो सोनिया गांधी खुद के किराया भुगतान करेंगे तो ये तो बड़ी लाइन है कांग्रेस की ओर से। ये बड़ी लाइन है लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, बड़ी लाइन है वोट प्राप्त करने के लिए। जब सरकारों ने सारे इंतजाम कर दिए हैं उसके बाद इसका क्या मतलब? ठीक है, 50 ट्रेन काफी है ना काफी है या? आरजेडी से और उसके नेता से हमारा निवेदन है कि उक्त राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करा करके समाज का भला करें। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद दुकानों पर लगी भीड़ के बारे में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार ने ये निर्णय बिल्कुल ही रेड जोन के नियमों का उल्लंघन किया है और ऐसा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, वो भी दिल्ली में जहां स्थिति इतनी खतरनाक है। रेड जोन का एक नियम है और वो नियम पूरे देश के हर जिले में जो रेड जोन है वहाँ पे लागू है, चाहे कोई भी स्टेट हो। तो दिल्ली में उसको लेना, उसका उल्लंघन करना बिल्कुल गलत है और रेड जोन में शराब की दुकानें नहीं खोलने का निर्णय है। एक ऐसे ही दिल्ली समस्या में है, ऊपर से इसका एक खतरनाक परिणाम हो सकता है, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्रेन किराए मामले पर बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस देश को मजबूत बनाने में जो हमारे लेबर हैं, श्रमिक हैं, जो लोग हाथों से मेहनत करते हैं, उन लोगों का बहुत योगदान होता है। और आज लॉकडाउन के तहत वो 40 दिन से अपने घरों से दूर अलग अलग राज्यों में भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। अंततः जाके उनको वापस आने की परमिशन मिली है और वो जो रेलों से और ट्रेन से वापस आ रहे हैं उसका किराया भी अगर उनसे वसूला जाए, मैं समझता हूँ ये अशोभनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और ये लोग जो वापस घर आ रहे हैं इनका पूरा किराया केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। जब विदेशों से चार्टर प्लेन कर हम लोगों को ला सकते हैं वापस हिंदुस्तान, तो फिर ये गरीब मजदूर जो हैं, जो फंसे हुए हैं परिवार, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन सबको वापस लाने के लिए खर्चा केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। और मैं सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस अध्यक्षा जी का बहुत धन्यवाद
धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो आज स्टैंड लिया है कि इन लोगों का खर्चा अगर सरकार वहन नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी आके इनके पूरा किराया उनका खर्चा वहन करेगी और हम इस मुश्किल घड़ी में इन गरीब लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये स्वागत योग्य है जो स्टेटमेंट आज सोनिया जी ने दिया है और इन लोगों को मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में हम लोग पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। पंजाब में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी बीच मोगा में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य के सेहत मंत्री ने बैठक की है और हालातों का जायजा लिया है। हालांकि इस बैठक से मीडिया को दूर रखा गया और बैठक के बाद सेहत मंत्री ने बताया कि जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई जाएगी उन सभी को घर भेजा जाएगा और घर पर ही होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਿਕ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। सर जो मोगा के हस्पताल की गल करिए तो इतने टैसटिंग की फैसिलिटी बहुत घट है। हाँ जी टैसटिंग की फैसिलिटी घट है कितने मोगा जो मोगा का टैसट होंगे नहीं कोई जोड़ा ये कोविड का टैसट है वो 7 लैब के ही हो सकता है। तो फरीदकोट थोड़ी हम स्ट्रेंथन होगी काफ़ी अच्छी होगी हम 400-500 की कैपेसिटी होगी है जहाँ अमृतसर के जहाँ पटियाला है जहाँ फिर हम लाल पैंथर है तो जहाँ फिर PGI है या इमटेक है तो एक पुली लैब हैगी अमृतसर की होर जी वो लैब भी काम कर रही है। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन 3 आज से लागू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब लॉकडाउन में कई छूट दी हैं और चंडीगढ़ में शराब की दुकानों के साथ साथ और भी तमाम दुकानें खुली हुई नजर आई, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आया। लोग सुबह से ही दुकानों के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि हर व्यक्ति मास्क लगाकर या चेहरा ढककर ही बाहर निकलेगा। मेरी तो सिम डैमेज हो गई थी तो उसके चक्कर में थोड़ा परेशान रहा। मेरे पास दूसरी सिम थी तो काम चल पड़ा, बट अब अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद दुकानें खुली हैं और ये भी ठीक है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुली हैं एंड ये अच्छा स्टेप है क्योंकि सब कुछ बंद करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक बार ही जो स्टेप लिया है अच्छा है। बाकी का स्लैब जो रखा है 10 to 6 का उसके बारे में क्या कहना? अच्छा स्लॉट है 10 to 6, लेकिन ये होगा अगर ज़्यादा भीड़ होने लग गई 10 to 6 में तो अगर थोड़ा सा और टाइम हम बढ़ा सकते हैं शॉप्स का तो वो भी बेटर ही होगा क्योंकि फिर लोग थोड़ा इंटरवल के बाद आ सकेंगे, 6 बजे के बाद भी आ सकेंगे। बाकी तो ठीक है जो भी सिस्टम चल रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लॉकडाउन में छूट का समय बढ़ा देने के बाद भी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की ओर से सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक दुकानों को खोलने के लिए छूट दी गई। साथ ही 3 से 4 तक दुकानों के सामान समेटकर 4 बजे कंप्लीट दुकानें बंद हो जाएं, इसके लिए निर्देशित किया गया। और चित्तौड़गढ़ की सड़कों पर भारी संख्या में लोग यहां पर नजर आए। जिला प्रशासन लंबी छूट देने के पीछे एक ही उनकी मंशा थी कि लोग कम सड़कों पर निकलें, पर लोग अभी तक कोरोना संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं इधर लोग सड़कों पर उतरे तो शराब की दुकानों पर, राशन की दुकानों से भी लंबी लंबी कतारें देखी गई। पिछले 1.5 महीने से शराब के लिए तरस रहे लोगों को शराब की दुकानों के खुलने के समाचार मिलने के बाद से भारी संख्या में लोग शराब की दुकानों पर पहुंचे और लंबी लंबी कतार लगाकर उन्होंने शराब की खरीदारी भी की। यूपी की बिजनौर पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में अमन मणि त्रिपाठी को उनके 6 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। अमन मणि त्रिपाठी अपने साथियों के साथ उत्तराखंड से वापस आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की तो बिजनौर पुलिस की समीपुर चेक पोस्ट पर उन्हें रोक लिया गया। 2 लग्जरी गाड़ियों में सवार अमन मणि त्रिपाठी और उनके साथियों को लॉकडाउन में सैर सपाटा करते देख बिजनौर पुलिस ने उनसे पास मांगा। उनके पास कोई भी पास नहीं था, जिस पर बिजनौर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ लॉकडाउन का नियम तोड़ने के मामले में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। क्या पूरा मामला है? जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में आज पुलिस टीम ने 2 लग्जरी गाड़ियां एंडेवर और फॉर्च्यूनर में महाराजगंज जनपद के नौतनवा से
विधायक श्री अमन मणि त्रिपाठी जी और उनके अन्य 6 साथियों को आज उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत की जा रही है। ये लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए गए हैं। इनको यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी के भी द्वारा कोई अधिकृत नहीं किया गया था उत्तराखंड जाने के लिए। बिना किसी वैध पास के लॉकडाउन में अनावश्यक घूमते हुए इनको पकड़े जाने पर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनको क्वारंटाइन करवाया जाएगा, इनका सैंपल लेके टेस्ट कराया जाएगा और जब इनकी स्थिति ठीक होगी उसके बाद इनको कितने लोग टोटल कितने हैं टोटल लोग? ये कुल 7 लोग अभी हैं जो हमारे जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इनके पास से कोई पास वगैरह मिला है उत्तरांचल का या कहीं का, जो ये कह रहे हैं कि एक पास भी जारी हुआ है? नहीं, इन्होंने हमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कहीं कोई पास नहीं ये दिखा पाए। सर, किन सेक्शन में दर्ज किया है? इनके विरुद्ध IPC की धारा 188, 268, 269 और एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर एक्ट के धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाए। क्या कोई वेपन? तलाशी पे कोई अवैध असला इनके पास से बरामद नहीं हुआ। उत्तर भारत में मौसम का खुशनुमा मिजाज बना हुआ है। पिछले दिनों से ही मौसम में ठंडक नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सुहाने मौसम का नज़ारा देखने को मिला। लखनऊ में तेज बारिश के साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, वहीं आसमान काले बादलों से घिरा हुआ नजर आया। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपने घरों पर ही सुहावने मौसम का लुत्फ उठाया और इससे एक दिन पहले रविवार को भी लखनऊ में बारिश हुई थी। नवाबों के शहर में फिलहाल तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 48 घंटों में धूल भरी आंधी, तूफान, तेज बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं और इसके साथ ही लोगों को लू से भी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम का ये सिलसिला 10 मई तक जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने अनेकों मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और इस दौरान प्रदेश में जल विभाग में की गई गड़बड़ी को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी है उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। और वहीं उड़ीसा के साथ जल बंटवारे को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए और साथ ही जिन कामों की अनुमति बजट सत्र में मिली उसे लेकर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सभी काम शुरू कर दिए गए हैं। डैम वगैरह का केंद्र सरकार से हमने अनुरोध किया है कि मध्यस्थ की भूमिका निभाए जी। राज्य को कितना जल हमें चाहिए, कितना उड़ीसा को चाहिए। ट्रिब्यूनल में लगातार अनेक वर्षों से मामला लंबित है जी। हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय शेखावत जी से अनुरोध किया हुआ है को मिडिल मैन की भूमिका निभाए और हमारे भी योजनाओं को स्वीकृत दे, उड़ीसा की भी योजनाओं को स्वीकृत दे। अब मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें ये कार्य रूप में परिणित हो जाएगा। जी जी, ये 5 आपकी परियोजनाएं को पहले भी वापस कर चुके हैं CBC, सेंट्रल वर्क जो कमीशन है केंद्र का। तो इसके बाद आपके खोलने के बाद आपको लगता है कि इस पे कुछ सुनवाई करेंगे? अधिकांश हमारे प्रस्ताव केंद्र में सेंट्रल वाटर कमीशन में जा चुका है और मैं ऐसा समझता हूं कि अब स्वीकृति की प्रत्याशा में है, प्रक्रिया में। ये रामानुजगंज जिले से एक खबर आ रही है कि अपने सगे संपत्तियों पुत्र के नाम से कंपनी खोल के तकरीबन करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी की गई है जल संसाधन विभाग के द्वारा। अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ FIR हुआ है, उसको बहुत जल्दी निलंबित किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जी। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खोलने का विरोध किया जा रहा है। राज्य में विरोधी दल बीजेपी के नेता भी शराब का विरोध कर रहे हैं और राजधानी रायपुर में अनेकों महिलाएं इकट्ठा हुई जिन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से शराबबंदी की मांग की। इस दौरान उनके साथ कुछ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस दौरान वहां पर सामाजिक दूरी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ पर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। देश में दारू मुक्त बनाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में दारूबंदी बंद करना होगा। गाड़ी में बैठिए, ये है ना सर, इसमें कितनी मिनट
मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बीच शराब की दुकानें खोले जाने का विरोध जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने किया है। जबलपुर में सूरज जायसवाल ने यह कहा है कि सरकार का यह निर्णय कई परिवारों को प्रभावित करेगा। इसके साथ ही सूरज जायसवाल ने यह भी कहा कि जब तक प्रदेश में लॉकडाउन है तब तक किसी भी जोन में शराब की दुकानें ना खोली जाएं और शराब की दुकानें खोलने के पहले प्रदेश के मंदिर मस्जिद को खोलने का आदेश प्रदेश सरकार दे, ताकि प्रदेश में भक्ति के साथ लोग भगवान की पूजा अर्चना कर सकें। ये मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग ने मंत्रालय से जारी पत्र है जो 4 तारीख यानी कि आज जारी किया गया है, जिसमें समस्त कलेक्टरों को लिखा गया है कि दिनांक 5 तारीख से प्रदेश भर में शराब दुकानों का संचालन चालू किया जाएगा। इसमें इन्होंने रेड जोन के जो ज़िले हैं उनको भी सम्मिलित किया है और रेड जोन के जो ज़िले हैं उसमें नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र की समस्त दुकानों का संचालन चालू किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है आज की वर्तमान परिस्थिति में, जबकि पूरा प्रदेश मध्य प्रदेश कोरोना के महामारी से ग्रस्त है और मौतों में पूरे देश में तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार का ये निर्णय कि शराब दुकानों का संचालन चालू किया जाएगा एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। शराब माफिया राजस्व के नाम पे अपने अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करवा के यह काम करवा रहे हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 16 तारीख तक प्रदेश के अंदर जब तक लॉकडाउन है शराब दुकानों का संचालन नहीं होगा, तो हम आश्चर्यचकित हैं। 25 मार्च से लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के लिए रेलवे विभाग ने विशेष ट्रेनों को चलाया है। इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमाई हुई है। खासकर मजदूरों से किराया वसूली को लेकर के रेलवे ने साफ किया है कि यात्रियों से कोई किराया नहीं वसूला जा रहा है, राज्य सरकारों से किराया वसूल किया जाएगा। हालांकि इन सब के बावजूद मजदूरों की शिकायत है कि उनसे किराया वसूला जा रहा है। केरल के कोझिकोड से स्पेशल ट्रेन से धनबाद पहुंचे कई मजदूरों ने टिकट दिखाते हुए दावा किया कि उनसे किराया वसूल किया गया है। 860 रुपये लेकर कोझिकोड से धनबाद तक का जनरल टिकट उन्हें दिया गया। केरल में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए चली कोझिकोड धनबाद स्पेशल ट्रेन में सफर मुफ्त नहीं था। हर मजदूर से 860 रुपये लिए गए। मजदूर जो है वो केरला से आए हैं धनबाद रेलवे स्टेशन से और ये जो है वो सकुशल यहाँ पहुँचे हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इनके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पे इनकी थर्मल स्कैनिंग जो है वो कराई जा रही है। मास्क हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि ये जो है वो अपने चेहरे को ढक सकें। पानी और भोजन की व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इनको ट्रांजिट में। और फूलों से जो है वो जिला प्रशासन इनका स्वागत कर रहा है ताकि ये जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अपने ज़िलों में जो है वो जा सके। सफिशिएंट नंबर व्हीकल्स हम लोगों ने अरेंज किया है और जिलावार हम लोग इनको जो है गाड़ियों के माध्यम से जिला मुख्यालय में भेज रहे हैं, जहाँ पे डिटेल जो है वो इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग और जाँच की जाएगी और तदुपरांत इनको प्रत्येक पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में भेजा जाएगा। किसी को कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड सरकार ने सफिशिएंट जो है वो व्यवस्था कर रखी है ताकि ये सकुशल अपने घरों तक। सर यहाँ पर कहाँ रहते हैं? हजारीबाग जिला में। कहाँ से आ रहे हैं? केरल से। क्या नाम है? मोहम्मद सबीर अंसारी। क्या करते थे वहाँ लेबर मजदूरी करते थे। किराया कहाँ लिया गया? किराया वहाँ पे केरल में लिया गया। कितना पैसा लगा? पैसा लिया वहाँ 895 रुपये लिया। 895? हाँ। क्या बोला गया? बोला कि ये टिकट निकाल के जाना पड़ेगा ना, जिसके पास पैसा है वो जाओ, जिसके पास पैसा नहीं है 10 दिन के बाद गाड़ी फ्री जाएगा उसमें जाना। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे
सातों दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर, विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के चलते पंजाब में कर्फ्यू से पहले जम्मू कश्मीर से यहां पर आए रोजगार के लिए कुछ कश्मीरी लोग और पढ़ने के लिए कुछ यहां पर जो छात्र आए हुए थे वो यहीं पर फंस गए थे, जिन्हें उनके घर पहुंचाने का पंजाब सरकार ने फैसला लिया और जम्मू कश्मीर के करीब 120 यात्रियों को 4 निजी बसों के जरिए घर भेजा गया। इन लोगों को पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर लखनपुर तक छोड़ा गया। वहां से इनके घर पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार को जिम्मेदारी दी गई। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੋਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। मेरा नाम सुहेल अहमद सोफ़ी, करंटली मैं ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ रहा हूँ। तो हम जब से लॉकडाउन शुरू हो गया तो हम ये पे फंसे हुए थे। तो गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव लिया कि जो भी फंसे हुए जहाँ पे भी तो उनको घर भेजा जा रहा है। तो हम थैंकफुल है गवर्नमेंट से जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, हमें घर भेज रहे हैं। तो कल हमें मेडिकल चेकअप हुआ था, जो इन्होंने हमें मेडिकल सर्टिफिकेट बना ली, तो हम आज घर वापस जा रहे हैं। तो हम बहुत कितने स्टूडेंट हैं अभी हम मोर देन 40 है यहाँ पे अभी, और कल भी गए, आज सुबह भी निकले हैं कुछ और अब दूसरा बैच अभी निकल रहा है। बसों द्वारा आपको रवाना किया जा रहा है, किसी किस्म की कोई तकलीफ हो? नहीं, अभी कोई तकलीफ नहीं है। मतलब हम अभी खुश है कि हमें भेजा जा रहा है। तो थैंक। और भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर मेरा नाम नीनू कुमार है और मैं ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी में स्टडी करता हूँ सर। तो सर कल हमारा यहाँ मेडिकल टेस्ट हुआ था मोगा में, तो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए कि हमारे टेस्ट जो है वो ठीक आए, तो हमें आगे भेजा जा रहा है। तो हम खुश हैं इसमें। यहाँ की सरकार ने, हमारे कॉलेज ने हमारी बहुत हेल्प की, तो हम बहुत हाईली थैंकफुल हैं यहाँ की सरकार के और अपने कॉलेज के और यहाँ के प्रशासन के साथ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बस यही कहना चाहेंगे कि हम थैंकफुल है पंजाब की गवर्नमेंट से कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हमें घर भेजने के लिए। हम पंजाब की सरकार और जो मोगा एडमिनिस्ट्रेशन है उनका थैंक्स करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें घर भेजने के लिए इनिशिएटिव लिया। हमें बहुत खुशी हुई कि हम घर जा रहे हैं अपने। कितने स्टूडेंट हैं? हम शायद 40+ होंगे स्टूडेंट्स जो आज लीव कर रहे हैं घर के लिए। बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का रहने वाला हूँ। आपके साथ कोई और भी वहाँ से है? नहीं, मैं कल्ला हूँ। आप क्या कहोगे जी, आप कहाँ से रहने वाले हो? मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट रामबन से रहने वाला हूँ और हमें पंजाब सरकार को थैंक्स करना चाहते हैं कि हमें यहाँ से घर भेजा उन्होंने इतनी लंबे समय के बाद। और बस बाकी कुछ नहीं। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। सहयोगी कैमरामैन संदीप मोगा के नाल सूरज मित्तल ANB न्यूज़ मोगा। इटावा में पुलिस की बर्बरता का एक और चौंकाने वाला अब वीडियो सामने आया है। इसमें 2 पुलिसकर्मी गांव के एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे हैं। पीड़ित युवक उन पुलिस वालों से दया की भीख मांग रहा है। करीब 2 मिनट का यह वीडियो है। पास ही छत पर मौजूद एक व्यक्ति ने बनाया है। घटना शनिवार की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कांस्टेबल जिस युवक को पीट रहे हैं वो मानसिक रूप से भी कमजोर है और वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कांस्टेबल किस तरह से मानसिक विक्षिप्त युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। युवक जमीन पर लेटा है और रहम की गुहार लगा रहा है। एक कांस्टेबल अपने पैरों से भी युवक के चेहरे पर लात मारते हुए दिखाई दे रहा है। आसपास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
युवक की मदद को कोई भी आगे नहीं आ रहा है। वीडियो के अंत में एक दूसरा पुलिसकर्मी युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जानकारी मिली है, जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर संज्ञान यही लिया गया है कि उसकी जांच कराई जा रही है। जांच करने के बाद जो भी जिस स्तर से दोषी होगा वही कार्रवाई करवा दी जाएगी। हरियाणा के पलवल उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि पलवल जिले के गांव छायसा, मठेपुर, दुरंची, महलूका और हुचपुरी कला में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल समाप्त कर दिया गया है। इन गांवों में निरंतर स्वास्थ्य जांच के बाद निर्धारित अवधि तक नया केस न मिलने के कारण कंटेनमेंट प्लान को डिनोटिफाइड कर दिया गया है और जिसके चलते इन गांवों के किसानों की फसल की सरकारी खरीद प्रक्रिया भी अब शुरू हो जाएगी। मार्केट के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फार्म अफेयर्स की डायरेक्शन आई है और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो हिदायत आई हैं उसके अनुसार हमने लोकल कंडीशंस को देखते हुए हमने प्लानिंग की है कि आज जो भी हालात हुए हैं 7 बजे से लेकर 7 बजे तक जो दुकानें खुली हैं उसके ऊपर हमारी पूरी नज़र है। और आज हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और इंसिडेंट कमांडर फील्ड में गए हैं, सारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कल पूरी मार्केट एसोसिएशन के साथ हमने मीटिंग बुलाई है और कोशिश हमारी उसमें ये रहेगी कि कोई कॉन्सेंसस हो जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है, जो मास्क लगाएं लोग या सैनिटाइजर रखें या स्क्रीनिंग करें, वो सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि कल एक कॉन्सेंसस बना के और हम ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको लागू कराएंगे। हरियाणा के चरखी दादरी में कोरोना के बढ़ते पॉजिटिव केसों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन पहले की अपेक्षा ज्यादा अलर्ट हो गया है। अब दादरी जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान कोई भी घरों से निकलेगा तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तय समय अनुसार दुकानें रोस्टर के आधार पर खुलेंगी और घरों से निकलने वालों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। दादरी डीसी श्यामलाल पूनिया ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए जिला स्तर पर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि दादरी जिला फिलहाल ऑरेंज जोन में है और जिसको देखते हुए पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मूवमेंट पास धारकों के लिए कोई राहत नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं के अलावा रात को घरों से कोई नहीं निकलेगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जो लॉकडाउन किया था उसके 2 चरणों का हमने सफलतापूर्वक जिले में उनको लागू हम कर पाए, जिसमें पूर्ण जन सहयोग हमें मिला है। और जैसा कि सभी को ज्ञात है, ये एक लंबी प्रक्रिया हो गई है अभी तक, और आगे आने वाले समय में हमें और सावचेत होना पड़ेगा, हमें और सजग होना पड़ेगा, ताकि हम ये नहीं सोच के घर में बैठ जाएं कि अभी समय और विपदा दोनों टल गई हैं। तो समय भले ही हमने काट लिया है, लेकिन जो संकट है वो अभी भी हमारे सिर पे जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है। जैसा सभी को मालूम है कि पड़ोसी ज़िले में भी काफ़ी सारे कोरोना पॉजिटिव केसेस आ गए हैं। उनके मद्देनज़र और जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइंस, जो एडवाइजरीज, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके मद्देनज़र कुछ इंतजामात हमने कल ही घोषित किए हैं। जो ज़िले में, जैसा आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ज़िले को अभी ऑरेंज जोन में कैटेगराइज किया हुआ है। तो जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का टोटल कर्फ्यू। उसका हम सबको अनुपालन करना है, जो कि एसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई भी व्यक्ति उस दौरान बाहर सड़क पे नहीं घूमेगा, खुले में नहीं घूमेगा। 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और जिन लोगों को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो सड़कों पर नहीं आएंगे, किसी भी दुकान पर नहीं जाएंगे। जो मार्केट के खुलने का जो क्रम है वो 10 से 4 तमाम जो मार्केट कमेटीज़ और जो उनके व्यवसायियों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे कंसल्ट। हरियाणा के पलवल जिले में कोविड-19 संक्रमण के 2 नए केस सामने आए हैं, जिसके चलते पलवल जिले में अब तक कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर के 34 से 36 तक पहुंच गई है। हालांकि इससे पहले 32 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि नए मामले सामने आने से जिले में एक्टिव केस की संख्या अब 4 रह गई है। जिन गाँवों से ये केस सामने आए हैं उन्हें कंटेनमेंट और उनके साथ लगते गांवों को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। पलवल जिले में अब तक 1726 लोगों के सैंपल
जांचे गए हैं और जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 1527 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है, जबकि 163 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग लगभग पिछले 15 दिनों से बहुत ज़ोर शोर से सैम्पलिंग कर रहे थे। हमारे पास कोई केस नहीं था 15 दिनों से, और जितने 34 केस थे वो उनमें से 32 लोग ठीक होकर अपने घरों तक अपने पहुँच चुके थे। अब इस समय क्या था कि 2 ही लोग ऐसे बचे हुए थे जो कि उपचाराधीन है, और वो हमें यही उम्मीद थी कि 1 या 2 दिन के अंदर वो भी घर आ जाएंगे ठीक होकर, पलवल वापस घरों तक पहुँच जाएंगे। जो सैम्पलिंग 15 दिन से चल रही थी उसके अंदर सैकड़ों लोगों के सैंपल लिए गए, जिसके अंदर एक ब्रॉड बेस बनाने के लिए पुलिस विभाग के, प्रशासन में काम करने वाले लोग, मीडिया के भ्राता, वो लोग जो कि सब्जी विक्रेता है, वो लोग जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, हम सब तक पहुंचना चाह रहे थे कि कोई भी ऐसा तबका बचे नहीं जिसको हमने सैंपल नहीं लिया है। तो ब्रॉड बेस बनाने के लिए जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर, सभी का सैंपल लिया जा रहा था। इस सब के अंदर जब सैंपल लिया गया तो पुलिस विभाग से संबंधित जो थे, हमने ये पाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे ज़िले में रहते हैं और काम यहाँ पर करते हैं। तो जो लोग काम यहाँ पे करते हैं उन्हें यही बताया गया कि या तो आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आप घर छोड़ के ना जाएं, और अगर आप गए हैं तो हम एक बार आपकी जांच जरूर करेंगे। तो मेवात के जिन एरिया के अंदर संक्रमण था उन गाँवों के लोगों की जाँच की गई, तो 70 पुलिस विभाग के लोगों की जाँच की गई, जिनमें से 1 का सैंपल पॉजिटिव आया। जो जिनका सैंपल पॉजिटिव आया है उन्हें उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स का भी सैंपल लिया गया दोबारा से, और उनकी फैमिली को आइसोलेट किया गया। हरियाणा के पानीपत में लॉकडाउन पार्ट 3 में सरकार की ओर से राहत देने के बाद बंद मार्केट को खोलने के लिए आज नगर निगम कमिश्नर डीएसपी सतीश बात और सभी बाजारों के प्रधानों की मीटिंग हुई। मीटिंग में अधिकारियों और प्रधानों की ओर से मार्केट खोलने का निर्णय लिया गया और साथ ही सरकार की ओर से लागू की गई शर्तों के मुताबिक मार्केट को खोले जाने का फैसला लिया गया। मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि पूरी मार्केट को एक साथ नहीं खोला जाएगा, कुछ शर्तों के साथ मार्केट को खोला जाएगा, जिसमें मार्केट के राइट, लेफ्ट और राइट साइड की दुकानें अलग अलग दिन खुलेंगी। एक दिन मार्केट के लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन मार्केट के राइट साइड की दुकानें खोली जाएंगी। कमिश्नर साहब के पास स्वच्छ व्यापार मंडल समिति के सभी प्रधानों को बुलाया गया था और बाजार की सिचुएशन को लेकर कि कैसा किया जाए, कैसा खोला जाए, तो उसी के ऊपर पहले तो हमारा यही निर्णय था हमारा सभी प्रधानों का कि जिस तरह ये महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो हम तो इस हक में नहीं थे कि बाज़ार खुलने चाहिए, लेकिन हमारे कई भाइयों को देखते हुए और प्रशासन की तरफ से यही गाइडलाइंस आई थी कि एक दिन कल का दिन जो है राइट खोला जाएगा और परसों के दिन लेफ्ट। प्रधान जी, आप संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान, मैंने अपनी बात में पहले भी ये रखा है और अब भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने सभी व्यापारी भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कमा तो हम फिर भी रहेंगे, अगर हम जिंदा रहेंगे तो सभी से मैं यही विनती करना चाहता हूँ, अगर प्रशासन की तरफ से भी अगर ये आता है राइट या लेफ्ट में खोलने का, मैं आपको यही कहूँगा कि कम से कम जिस तरह प्रशासन की गाइडलाइन है कि अपनी दुकान पे सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स और उसके बाद सोशल डिस्टेंस बनाकर अपना जो है कारोबार आप करें। आज प्रधानों की मीटिंग हुई थी, प्रशासन ने हमारे विचार मांगे हैं, हमने अपना ये विचार दिया है। एक तो 1.5 महीने से पानीपत बंद है, लेकिन साथ ये है कि भी पानीपत में कोरोना पॉजिटिव केस भी बहुत हो गए हैं। अब ये रेड जोन में जो आना है ये निर्णय केंद्र सरकार के लेवल पर होता है। हरियाणा सरकार या जिला स्तर पर ये, अभी हम इस जोन में ही हैं, ऑरेंज जोन में ही हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि भी बहुत केस हो गए हैं, पानीपत के लोगों को इससे परेशानी हो सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 1.5 महीने से दुकानें भी बंद हैं, तो हमने प्रशासन से ये कहा है कि कल से एक दिन राइट की दुकानें, कल से एक दिन लेफ्ट की दुकानें, सभी बाज़ारों की, एक दिन राइट की एक दिन लेफ्ट की, जीटी रोड को सेंटर पॉइंट बनाकर, और जीटी रोड की दुकानें चंडीगढ़ की तरफ अगर हम मूव करके चलें तो ये राइट की होंगी, ये लेफ्ट की, 2 दिन कम से कम जरूर खोली जाएं।
हरियाणा में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को 60 मरीजों का इजाफा हुआ है। करनाल में 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यहां पर एक सब्जी वाले को कोरोना संक्रमित पाया गया, जो पृथ्वी विहार का रहने वाला है, और एक किराना दुकानदार को कोरोना हुआ। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कठोर कदम उठाते हुए दोनों के घरों के आसपास नाके लगाकर सील कर दिए हैं और परिवार वालों के सैंपल लिए गए हैं। लॉकडाउन के चलते जहां सामाजिक और अन्य संगठन जरूरतमंदों को भोजन और सूखा राशन उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के यमुनानगर में पोस्टेड फरीदाबाद के धौज गांव के रहने वाले एडिशनल सेशन जज डॉक्टर अब्दुल माजिद ने मिसाल कायम की है। इस बार अपनी तमाम फसल गरीब और ज़रूरतमंदों में बांटने का उन्होंने फैसला किया है। इसी के चलते आज धौज गांव में जज साहब की माता रहीं। जज साहब की इच्छा के अनुसार अपने फार्म हाउस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीब और बेवा औरतों को गेहूं, चावल, चीनी, तेल, मसाले और सब्जियां वितरित की, ताकि महामारी के इस दौर में गरीबों का भी चूल्हा जल सके। राशन मिलने पर गरीब महिलाओं ने उन्हें जमकर दुआएं भी दी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन 3 की शुरुआती दौर में ही कोरोना ने स्वास्थ्य विभाग को अपना आईना दिखा दिया है। हरियाणा में गुरुग्राम के खानसा रोड स्थित अनाज मंडी से कलेक्ट किए गए 54 सैंपल में से 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो वहीं राजीव नगर और सेक्टर 80 से 2 मरीज मिले हैं। और इसके अलावा एक दिन में 11 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने ऑड-इवन प्रणाली में खानसा मंडी में आढ़तियों और सब्जी विक्रेताओं का सैंपल कलेक्ट कर लैब में भेजा था, जिसमें से 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। और इन संक्रमित लोगों में से कुछ आढ़ती आज़ादपुर मंडी से सब्जियां खरीदते हैं, तो वहीं कुछ गली में सब्जी बेचने वाले लोग भी यहां पर शामिल थे। और स्वास्थ्य विभाग सभी संक्रमित मरीजों को गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सब्जी खरीदते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी एक गलती आपको और आपके पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती है। सर, इसमें 11 जो नए मामले हैं, इसमें 9 हमारे सब्जी मंडी में हमने सैंपल लिए थे 1 तारीख को। उसमें से जो चमन सैंपल लिए थे उसमें से 9 पॉजिटिव हैं सर। इसमें से 7 जो हैं उनका संबंध है, उनके जो लिंकेज है वो आज़ादपुर सब्जी मंडी के साथ हैं। और एक केस है वो हमारा उससे है नासिक से, और एक है वेस्ट बंगाल से। 9 केसेस पॉजिटिव है इसके लिए, और जो 2 केसेस हैं वो पहले वाले केस के साथ लिंकेज है सर उसका। तो मामले बढ़कर कितने हो गए सर, क्या सिचुएशन है आज की सर पोजीशन अगर हम देखते हैं तो 84 टोटल मामले हो गए हैं सर गुरुग्राम के, जिसमें ये आज के जो केस हैं इसको मिलाकर के हैं, जिसमें से 49 जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, 35 जो है वो एक्टिव केस है सर। सर क्या कहेंगे, लॉकडाउन 3.0 की आज से शुरुआत हुई है और आज ही 11 मामले गुरुग्राम में दर्ज किए हैं,
सब्जी वालों को लेकर क्या कुछ इंस्ट्रक्शन, क्या कुछ गाइडलाइन आप कहना चाहेंगे गुड़गांव की जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये स्पेशल अपील करना चाहूँगा क्योंकि इसका लिंकेज हम देख रहे हैं कि सब्जी मंडी, बड़ी सब्जी मंडी के साथ हमारी सब्जी मंडी, इससे फिर लोग लेकर के जाते हैं। तो जहाँ पर वो लोग थे जो आड़ती हैं, जो बाकी लोग थे, उनको तो हमने स्क्रीन कर लिया। अब जो हॉकर्स है जो गली गली जाएंगे, उसके लिए मेरी स्पेशल अपील है कि वो अपना पूरा जो वहाँ से जो सब्जी लेते हैं लोग, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और उससे पूरा डिस्टेंस के हिसाब से रह करके दूर खड़े होकर के और उस हिसाब से सैंपल लें या उसका सामान लें। ये नहीं कि सभी लोग क्लस्टर में इकट्ठे होकर आ जाएं, तो फिर चांसेस का रहेगा। और हम चाहेंगे कि जो गली गली जो जाते हैं हॉकर्स, इनको भी हम दोबारा से इनको भी स्क्रीन करें। दिल्ली से संक्रमित हुए एक व्यक्ति को हरियाणा के रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। व्यक्ति रोहतक जिले के अटायल गांव का रहने वाला है और डीटीसी में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि व्यक्ति का दिल्ली में कोरोना संक्रमण हुआ और रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जिसके बाद उसे रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया और फिलहाल अटायल गांव की स्क्रीनिंग की जा रही है और व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग भी शुरू की जा चुकी है। हालांकि अभी तक रोहतक जिले में राहत की बात यही रही है कि 5 केस सामने आए हैं, जिसमें से 2 केस की रिपोर्ट दिल्ली में ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने ये बताया कि अभी तक कुल 2513 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने सर्विलांस पर रखा है और जिसमें से 272 लोग अपने घर में क्वारंटीन में हैं। उन्होंने कहा कि 2513 में से 2213 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से केवल 3 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा रोहतक की रहने वाली एक महिला दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी, जबकि रोहतक जिले के अटायल गांव का रहने वाला एक डीटीसी ड्राइवर जो जामा मस्जिद एरिया में तैनात था, उसका भी कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। डीटीसी में एक ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। उसकी ड्यूटी जामा मस्जिद बीएसएफ कैंप में लगी हुई थी। तो उसको पुत्र ने बताया कि भी इस तरह से मेरे पिताजी को वहाँ पर टेस्ट कराया गया था कि जो कि पॉजिटिव है। तो जैसे ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली, उसी समय स्वास्थ्य विभाग ने इस जो अटायल गांव के अंदर जो ड्राइवर के पद पर कार्यरत है उसको इमीडिएटली यहाँ पीजीआईएमएस में शिफ्ट कर लिया गया है और उसका हमने सैंपल रिपीट करवाया। दिल्ली में कहा गया कि बॉर्डर भी सील है, तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचा गांव में? तो वो भी देखो, इसके लिए हम लोगों से अपील करते हैं कि भाई जो आवागमन है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक हॉट स्पॉट बन चुका है। जैसे कि आप लोगों ने पहले पता लगा कि बहादुरगढ़ के अंदर काफ़ी केसेस आ रहे हैं, वो दिल्ली के कारण आ रहे हैं। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि भाई दिल्ली का आवागमन बंद करें ताकि ये जो है इस इन्फेक्शंस को हम कंट्रोल कर सकें। मोगा के सरकारी अस्पताल में लाए गए एक कोरोना मरीज ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। मरीज ने डॉक्टर से बात करते हुए कहा कि उसकी जांच रिपोर्ट पहले नेगेटिव बताई गई थी, लेकिन 1 घंटे के बाद ही उसकी रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया गया, इसलिए उसे दोनों रिपोर्ट दिखाई जाएं। मरीज के साथी ने इस बातचीत का वीडियो अपने फोन में कैद कर लिया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसी को लेकर जब सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर जसवंत सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लैब में कोई गड़बड़ी हुई होगी, वो फिलहाल इस मामले की जाँच कर रहे हैं। ਹੁਣ पॉजिटिव कितना होगी हो? नहीं दोबारा 1 मिनट, जे सही रिपोर्ट गलत हो सकती है, जे गलत रिपोर्ट सही नहीं हो सकती। इलाज जे कोई प्रॉब्लम होगी इलाज करावांगे ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ नहीं सर, मैंने रिपोर्ट पूरी छानबीन कर ली, उसके बाद मैं एग्जैक्टली कुछ जांच कर रहे हैं सर इस मामले में। आप ही लगे हैं जी, आप मेरे को गुरप्रीत नाम का कोई है सर गुरप्रीत ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਲ। सर ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਬ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है फरीदकोट। हिमाचल सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने संक्रमण में पूरी तरह से संक्रमण पर नियंत्रित
किया हुआ है। जो कोरोना संक्रमण के मामले भी सामने आए थे वो भी अब नेगेटिव हो रहे हैं। प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया है और अब बाजारों और उद्योगों के व्यवसाय पर कोरोना संकट का ज्यादा असर न पड़े, ये सभी कदम प्रदेश सरकार ने बेहतर तरीके से उठाए हैं। ये जानकारी पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने दी है। देखिए, ये तो बात ठीक आपने कही कि कोरोना वायरस की वजह से आज सारा विश्व आतंकित है और हमारा देश भी उसी परिस्थितियों से गुजर रहा है। पर हमें थोड़ा संतोष है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जिसने फ्रॉम द डे वन जिस तरह के निर्णय श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने लिए, वो लगता है कि आज हमारे सामने वो स्थिति बेहतर स्थिति बनकर आई है। आज हम अगर देखते हैं कि कुल हमारे लगभग 7 एक्टिव केसेस हैं हिमाचल प्रदेश में, और वो भी शायद हो सकता आने वाले दिनों में उनका इलाज वगैरह होने के बाद वो भी घर वापस हो जाएंगे। इसमें कोई आगे हमारा कोई बड़े नहीं है, जो एक्टिविटी इसमें कोरोना वायरस की ज़्यादा आई नहीं है। ये कारण एक ही हुआ है कि हमने आते ही जो ये सारे अपने बॉर्डर सील कर दिए, उसका ये लाभ हिमाचल प्रदेश को मिला है। और इसमें दो राय भी नहीं है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे जो हमारे इसके सिक्योरिटी के लोग हैं, उन लोगों ने भी जो है वो दिन रात मेहनत करके इसमें कोशिश की है। पर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति आज तो संतोषजनक है, परंतु एक मामला जो मैं समझता हूं कि जो परिस्थितियां कुछ परेशानी आगे आने वाले दिनों में हो सकती है, कि जो आज लगभग 50-60 हज़ार लोग बाहर से आ रहे हैं, खास करके हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उनको लाने का व्यवस्था की जा रही है, दूसरों की जा रही है, उसमें हमको ढील नहीं बरतनी पड़ेगी। यूपी के अमेठी में लॉकडाउन फेज 3 के पहले दिन शराब की दुकान खुलने से ठेकों पर लोगों की लंबी लाइनें लग गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं अमेठी ग्रीन जोन में होने के कारण जिले में सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोला गया था। हिमाचल में लॉकडाउन के चलते फंसे कश्मीरी नागरिकों को जहां बसों के माध्यम से कश्मीर भेजा गया, तो वहीं अब अन्य राज्यों के मजदूर भी प्रशासन से उन्हें घर वापस भेजने की अपील कर रहे हैं। उधर कुल्लू के जिला मुख्यालय पहुंचे बिहार के मजदूरों को जब जिला प्रशासन ने वापस भेजने से मना कर दिया, तो उन्होंने पैदल ही घर वापस जाने की चेतावनी दे दी। कुल्लू के जिला मुख्यालय ढालपुर में बिहार के मजदूरों का एक दल जिला प्रशासन के कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिला प्रशासन से बिहार जाने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन यहां प्रशासन ने उन्हें अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मजदूर भी भड़क गए और उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सरकार उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं देती है तो वे कुल्लू से पैदल ही बिहार की ओर रवाना हो जाएंगे। मजदूरों का कहना है कि वो 1.5 महीने से अपने कमरों में कैद हैं और अब उनके पास राशन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हिमाचल में कोई खाने पीने का उपाय नहीं है सर। 1.5 महीने से भूखे भूखे मर गया। बीमारी से क्या मरेंगे, भूखे मर गया हम लोग। कोई उपाय नहीं है। मध्यपुरा जाने के लिए चाहता हूँ। कृपया नीतीश सरकार से आग्रह है कि हम लोग को निकाल दिया जाएगा, तब तो जिंदा रहेगी, अगला बार वोट भी मिलेगा। मर जाएगा तो कौन भी वोट देने के लिए है जिंदा? कोई नहीं है, भूखे मर रहा हूँ, कोई नहीं देखने वाला है। बिहारी को यहाँ पे कोई नहीं देखने वाला है सर। हम लोग को निकाल दिया जाए। बिहार का सुपौल जिला का सर है ना, हम लोग घर जाने चाहता है। यहाँ पर राशन पानी नहीं मिलता है, भूखा है ना, इस करके, और नहीं कोई साधन यहाँ मिलता है जाने के लिए। एप्लीकेशन किया है, डीसी ऑफिस गया था, नहीं लिया। एप्लीकेशन लिखाया है, वो नहीं लिया वहाँ जमा। क्या बोला? बोला से जाओ अभी 8 रोज के बाद होगा। यहाँ पर हमको राशन पानी मिलता नहीं, बुखार रहता है सारा दिन। 200 से ज़्यादा है यहाँ पर। हम पर्सनल है 50 आदमी सर। दिक्कत बहुत है। 1-1.5 महीना से बैठा है सर, तब से काम भी नहीं, सारा दिन कमरा में सोया रहता है, खाना नहीं मिलता है सर, पैसे जेब में नहीं है। अभी एप्लीकेशन लिखाया है, वो भी नहीं लिया एप्लीकेशन। दरअसल कुल्लू में रहने वाले इन मजदूरों का कहना है कि सरकार या तो उन्हें वापस भेजे या फिर उनके रहने खाने का प्रबंध करे। गौरतलब है कि कुल्लू सहित पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के सामने इस समय खाने पीने और रहने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है,
जिसके चलते अब वो प्रशासन से उन्हें घर भेजने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अभी उन्हें कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कुल्लू से मनिंदर सिंह की रिपोर्ट, ANB न्यूज। हमीरपुर जिले से चोर की करतूत एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसको देखने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए। दरअसल तालेबंद दुकान में एक चोर दाखिल हो गया और वहां से नकदी और तमाम सामान लेकर फरार हो गया। हालांकि इस चोरी की खबर शायद वहां के मालिक को भी न लग पाती, लेकिन उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ये पूरी करतूत कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार आरोपी को कर लिया है। झांसी शहर में पहली कोरोना पॉजिटिव महिला की दूसरी जांच रिपोर्ट निगेटिव आने से प्रशासन ने कुछ राहत महसूस की थी, लेकिन आज जारी हुई कोविड-19 जांच रिपोर्ट में 5 अन्य पॉजिटिव मरीज मिलने से अफसर सख्ते में आ गए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 14 पहुंच गई है और जिले के 23 संदिग्ध मरीजों के सैंपल चेक किए गए थे। देर रात इनकी रिपोर्ट आई, जिसमें 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ये सभी मरीज ओरछा गेट इलाके के आसपास ही रहते हैं। हॉटस्पॉट में बढ़ रही मरीजों की संख्या के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। बाहरी कोई भी व्यक्ति इस इलाके में आवाजाही नहीं कर सकता। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के सामने सेना के अफसरों ने आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया और अपनी और अपने परिवार की परवाह न करते हुए देश हित में कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों का उत्साह बढ़ाते हुए उनकी शान में बैंड बजाकर उनका सम्मान किया। आज पूरे देश में तीनों सेनाओं के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए किया जा रहा है। आज इसी क्रम में झांसी मेडिकल कॉलेज में भी आर्मी के द्वारा चिकित्सक, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिससे कि सभी के अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ। इसके उपरांत सभी लोग बड़े मनोयोग से और भी अधिक उत्साह के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय आपदा के समय अपना सहयोग प्रदान करेंगे और इस आपदा से निपटने के लिए तैयार रहें। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।